वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ा था। पूछो क्या होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या पॉस्टुलेट्स है उसके, क्या कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, के बारे में बताती है। बीएससीपीआर थ्योरी नहीं पूछी जा रही है, तो पूछा जा रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, इसके बारे में बताती है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन टू हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है, के बारे में वो बताती है, उसका स्ट्रक्चर बताती है, ठीक है। कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। मैं बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी बातें की गई है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन भी देखा था, ठीक है। और बताया था कि जब दो ऑर्बिटल जो ओवरलैप होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप होंगे, ठीक है, और जो ओवरलैपिंग हो रही है वो बराबर ओरिएंटेशन में होगी, एसएसपीपी और एसपी ओवरलैप पढ़ा था तुम लोगों ने, ठीक है। ये सब किस में आती है, वैलेंस बॉन्ड थे। तो और तुमको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया मैंने, एसपी टू एसपी। अब हम पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग की नई कॉन्सेप्ट इसने की थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस फ्यू 5 न्यू कॉन्सेप्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, 5 नए कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में इसने क्या किया है, डाले, ठीक है। सबसे पहली 5 कौन सी है वो देखो वहाँ नीचे लिया गया। सबसे पहले है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द 2 न्यूक्लियस। अब डीलोकलाइजेशन यानी क्या, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन चेंज, ठीक है। दो न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन जो है वो क्या होती रहती है, चेंज, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या, शील्डिंग इफेक्ट तुमको बताया था कि बीएससीपीआर थ्योरी में बताया था कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको जो इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं क्या करते हैं, उनको रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल। उसके अगेंस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम, शील्डिंग। ये भी जो थ्योरी है किसने बताई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कि दोनों शेयर करके कैसे बने हैं वो बताती है कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आगे पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, लोन पेयर तो दोनों ने शेयर किया है, दोनों ने अपने अपने हाफ ऑफ ऑर्बिटल क्या किए, शेयर, लेकिन वो जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों कुछ कोई एटम चाहता है कि ये जो पेयर है वो मेरे तरफ थोड़ा ज़्यादा सरके, और कोई चाहता है कि तो क्या कर देता है, कम पावर होने के कारण वो उसको क्या कर देता है, थोड़ा छोड़ देता है। तो एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एक के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाता है। पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज यानी इसको ही क्या बोलेंगे हम, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल H और कार्बन में बॉन्डिंग हुई, ठीक है, तो कार्बन ज़्यादा ताकतवर है, एटम बड़ा है, और हाइड्रोजन कम है क्योंकि छोटा है। तो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन अपनी तरफ थोड़ा क्या करके रखेगा, खींच के रखेगा, के ऊपर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसा जो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो किसने एक्सप्लेन किया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। और क्या बताया, रेजोनेंस के बारे में बताया, रेजोनेंस तुमको फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में अलग रेजोनेंस है, ठीक है। केमिस्ट्री का रेजोनेंस मतलब क्या, बेंजीन पढ़ी है तुमने, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो अलग अलग देखे होंगे तुमने, ऐसा इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा। क्या होता है, कभी कभी ये जो रिंग है, ये जो डबल बॉन्ड है वो चेंज होते रहते हैं, क्या होते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी इसके ऊपर ऐसा निगेटिव चार्ज आ जाता है, जहाँ पे जो दो बॉन्ड था, ठीक है, ये टूट जाता है, ठीक है। यहाँ का एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ का एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देता है, दे देता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव, एक बॉन्ड टूट गया, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव चारों ओर से क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसा बनता है, अभी ऐसा बनता है, ऐसा, ऐसा हो जाता है।
सब के सब बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सबको क्या कहते हैं हम, रेजोनेंस, क्या कहते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। अलग अलग पूरे बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर हैं तो बोलते हैं रेजोनेंस, क्या कहते हैं। आगे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। और ये जो जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनको कहते हैं, जो कोई एक स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चारों ओर से क्या होते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे, फिर इधर कहीं जाएगा, फिर इधर कहीं जाएगा, फिर वापस, ठीक है। ऐसे घूमते रहते हैं और हर एक स्ट्रक्चर कैसा एक्वायर करना चाहता है, कार्बन स्टेबल रखना चाहता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे कार्बन पे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक ही रिंग में दूसरे को डोनेट कर रहा है क्या वो, नहीं, एक ही रिंग के कार्बन ऐसा करते रहते हैं। इसके कारण ये जो बेंजीन रिंग है वो कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। कैसी रहती है, स्टेबल। इसको ही बोलते हैं रेजोनेंस, क्या कहते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी के बारे में भी हमने बताया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन क्या है, क्या बता रहा है लिमिटेशन, देखो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसके में दो एटम्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, शेयर। जबकि इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बात नहीं बताई, ठीक है, जिसमें एक एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट करता है। हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा तो उसमें पढ़ा एक ने दिया, दूसरे ने दिया, दोनों ने शेयर कर लिए, क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है जिसमें कोई एक एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है, वो होता है कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। इसका कोई जिक्र हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं। जैसे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, वो कभी कभी किसी को क्या कर देता है, वो डोनेट कर देता है, जैसे NH3 देखा है तुमने, NH3, यहाँ पे दो लोन पेयर, एक H एक H एक H, ठीक है। तीन जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड है और ये दो कैसे हैं, नॉन बॉन्डेड। तो नाइट्रोजन क्या सोचता है कि जब तीन बॉन्डेड है तो ये भी क्या होने चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए। तो ये किसी हाइड्रोजन को बुलाता है, के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है अपने कोई हाइड्रोजन के पास जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको क्या कर देता है, अपने लोन पेयर क्या कर देता है, डोनेट कर, ठीक है। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या उसके ऊपर, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या कर दिया इसने, डोनेट। अब क्या हो गया, वो NH4, वैलेंसी 3 ही थी, ठीक है, कितनी थी, 3, लेकिन कितने से बॉन्डेड है, एक वैलेंसी एक्स्ट्रा, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। कोई बोलते हैं NH4 पॉजिटिव बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं अमोनियम, क्या कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है दूसरे को, ठीक है। लोन पेयर डोनेशन वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन ने इसको कुछ दिया है क्या, इसमें हाइड्रोजन, इसने क्या बोला है कि तू लोन पेयर ले ले, ठीक है, जिसके कारण इसका चौथा वाला पेयर भी कैसा रहेगा, बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। तो एक एटम जो लोन पेयर दे रहा है दूसरे एटम को और शेयर करके आराम से क्या कर रहे हो, रह रहे, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में आया, ठीक है। आगे क्या लिमिटेशन है इसका, देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू डाईमैग्नेटिक, ऑक्सीजन ऐसा माना जाता है इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कि ऑक्सीजन कैसा है, डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, मैं तुमको बताती हूँ, देखो कोई जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता है, 1s2 2s2 3 4, 4 ही तो है, ठीक है ना। मैंने सही लिखा है ना, ये एक ऑक्सीजन का है, दूसरे ऑक्सीजन का 1s2 2s2, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन एक दो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इसके अलग है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और दो कैसे हैं, ठीक है, दूसरे वाले की भी ऐसे दो अनपेयर्ड है और दो कैसे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे,
यानी O2 में अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है कोई भी अनपेयर्ड है क्या? सबके सब कैसे हैं? पेयर्ड है। ये VBT के हिसाब से ऐसा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड है। अब डायमैग्नेटिक वाली क्या बात थी वो मैं तुमको बता। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कोई ऐसा एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड। एक को दूसरा क्या कर दे रहा है? बैलेंस। अलग से एनर्जी चाहिए क्या? नहीं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन तुमको क्या लग रहा है? पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यानी क्या है ये? डायमैग्नेटिक है। कोई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये अट्रैक्ट होगा क्या? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से गुजरेंगी क्या? नहीं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेट। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उनके पूरे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? पेयर्ड रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो ऑक्सीजन है वो डायमैग्नेटिक नहीं है, वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसको अपने तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि उसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड है। लेकिन एक्चुअली और वो कैसा दिख रहा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डेफिनेशन के हिसाब से वो कैसा है? डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो डायमैग्नेटिक है क्या? वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का फेल्यूअर हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो फिर ये जो फेल्यूअर है, ठीक है, एक्चुअली में ये है पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वहाँ से क्या होती है? पास, और ऑक्सीजन के अंदर रहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिख रहे थे क्या अनपेयर्ड? मॉलिक्यूलर में देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, हाँ। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। डज नॉट एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल लाइक B2H6। B2H6 में देखो सेंट्रल एटम जो है जिसको हम क्या कह रहे हैं? बोरॉन। B, 1 2 3, ठीक है, B2H6 यही होगा। कितने? यहाँ पे कुछ B2H6 में कोई कम है क्या? कमी है क्या वहाँ पे? इसमें देखो तो अलग पॉइंट लिखा है क्या वहाँ? यही पॉइंट लिखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस में। हो गया है कंबाइन। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दिया था? देखो, F. हंड एंड R.S. मुलिकन was later developed by I. Leonard Jonas and Charles Coulson। कुल्सन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल ऐसा करके है। ठीक है, लोगों ने भी अच्छा डेवलप किया है, वो हम पढ़ने वाले हैं।
की आइडियाज क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, सबसे पहला क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबको हमको ये पता होना चाहिए ना। तो देखो क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल, ये कैसे रहते हैं, एकदम सेम रहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे, एकदम जैसे एटम्स के ऑर्बिटल रहते हैं सेम टू सेम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बताता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, है ना, जहाँ पे एटम के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे ज़्यादा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। वैसे ही मॉलिक्यूल्स के आजू बाजू ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलने की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, ज़्यादा है, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? जैसे एटम के चारों ओर जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। वैसे ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आगे, और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन और फिर क्या बनाते वो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि मॉलिक्यूल्स बन किस तरह, दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब दो एटम्स कंबाइन होंगे ना उनके ऑर्बिटल भी क्या होंगे, कंबाइन, और कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और आगे देखो और एक क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जैसी लाइन है ना ये भी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक ही एटम में हो रहा था, यहाँ एक एटम में हो रहा है क्या, तो अलग अलग एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने, जो जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो, तीन हुए तो तीन, चार हुए तो चार। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोज आर लोअरिंग इन एनर्जी दैन द स्टार्टिंग ऑर्बिटल आर बॉन्डिंग एंड दोज हायर इन एनर्जी आर एंटी बॉन्डिंग। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी होगी, कम, उनको हम बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्या कहेंगे, बॉन्डिंग। और कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी होंगी, ज़्यादा। ठीक है, दोज हायर इन एनर्जी आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। जिनका एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम उनको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग, और एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज़्यादा तो एंटी बॉन्डिंग। याद रखना है तुमको, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा है ना तुमको, लो एनर्जी किसकी है, बॉन्डिंग की, और हाई एनर्जी किसकी है, एंटी बॉन्डिंग। फिर बोल रहा है कि जब ऑर्बिटल्स बन जाएंगे फिर उसके अंदर क्या जाएंगे, क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे ना उनके अंदर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिटल्स में रखेंगे जिनकी एनर्जी कैसी है, लो है। ठीक है, यानी तुमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, उसमें जो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल है उसके पहले तुमको इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा और बाद में किस में रखना है, एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया? ठीक है, द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन एमओज बिगिनिंग विथ लोवेस्ट एनर्जी। जिसकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो है वहाँ पे ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, फिल किए जाएंगे। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स थे, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया? दोनों का स्पिन सेम होना चाहिए क्या, तो देखते हैं, देखो तो देखो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक टर्म से डिनोट किया जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो लीनियरली क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कंबाइन, तो क्या बनाएंगे वो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि दो वेव्स जो इंटरफेरेंस हो रहा है, वेव्स का इंटरफेरेंस पढ़ा है तुम लोगों ने,
दो वेव्स जब एक दूसरे से मिलती है उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? वैसे ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, उनको भी हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, वैसे ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, इंटरफेरेंस, और वो क्या बनाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो ये जो दो वेव्स मिलते हैं वो दो प्रकार से मिल सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार का इंटरफेरेंस होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी दोनों वेव्स एक दूसरे से इस प्रकार से मिलती है, देखो दिख रहा है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेव है जनरली उसकी फ्रीक्वेंसी हाई मानी जाती है, ठीक है। वैसे ही देखो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यानी दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है कंस्ट्रक्टिव उनके अंदर इंटरफेरेंस होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। दो वेव से बनते बाय एडिशन ऑफ देयर वेव फंक्शन और बाय सब्ट्रैक्शन। क्या बताऊँ पहले तुमको, पहले वेव्स वाला समझा देती हूँ उसके बाद ऑर्बिटल समझा, ठीक है। देखो वेव्स दो प्रकार से मिलती है, ये एक इस प्रकार से, इसमें दोनों वेव्स का क्या हो रहा है, एडिशन। क्या हो रहा है? दूसरा एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं, इसमें ऐसा होता है, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन से मिल रही है, ठीक है। एडिशन हो रहा है क्या, ठीक है। तो ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं और इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी एक तरफ एडिशन हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। सेम टू सेम एटॉमिक ऑर्बिटल भी ऐसे ही कंबाइन होते हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव, यानी एक इसमें दोनों का एडिशन दो ऑर्बिटल्स का और दूसरे इसमें दोनों का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आप देखो क्या बोल रहे हैं कि जब दो ऑर्बिटल्स का एडिशन होगा, ठीक है, जब दो ऑर्बिटल का क्या होगा, एडिशन, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज लोअर इन एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अगर एडिशन हुआ और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनके एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी रहेगी, कम, और इनको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे होगी ये वो टर्म, ठीक है। और आगे देखो क्या बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे एक बात पढ़ी थी कि कोई जो भी इलेक्ट्रॉन मिले सबसे पहले किस में डालना है, बॉन्डिंग में। ऐसा क्यों करना है यहाँ पे बताया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो कैसी मानी जाती है, लार्ज, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, ज़्यादा। इसलिए जब तुम इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करोगे तो सबसे पहले किस में करोगे, देखो इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियर बॉन्डिंग एटम, ठीक है। और प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर तुम दो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन से अगर वो बॉन्डिंग में डाल रहे हो यानी दोनों एटम के अंदर क्या बन गया है, बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो दोनों का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे दो वेव्स तुमने देखा था ना, एक कंस्ट्रक्टिव और एक कौन सा, डिस्ट्रक्टिव, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिल तो रहे हैं लेकिन कैसा इंटरफेरेंस है उनका, डिस्ट्रक्टिव। कोई रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है क्या, नहीं, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज हायर इन एनर्जी, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और ऑर्बिटल्स बन रहे जिनकी एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी एनर्जी है, ज़्यादा। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, तो क्या कहेंगे। देखो समझाए कैसे, सबसे पहले तुमको एग्जांपल दिया है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कैसे बनते हैं, जैसे दो वेव्स एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, वैसे ही दो ऑर्बिटल एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसे दो वेव्स एक साथ जुड़ रहे हैं तो दो प्रकार का इंटरफेरेंस होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। ये फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, ठीक है, अभी पता नहीं तुमको पढ़ाए कुछ बताए क्या, नहीं, आगे में पढ़ोगे। तो वेव्स मिलते हैं दो प्रकार से, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। एक इसमें दोनों का एडिशन होता है, दूसरे इसमें दोनों का। वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एक दूसरे से मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन वो भी कितने प्रकार से मिलते हैं, दो, एक बार उनका एडिशन होता है और दूसरे इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। बस वेव के टर्म में उसको कंस्ट्रक्टिव और क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। ऑर्बिटल के टर्म में क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरा क्या बोलेंगे,
ठीक है। और जब एडिशन होगा तो कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी कैसी रहेगी? कम, और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? ज़्यादा। और यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंपैरेटिवली उससे, ठीक है, नियरली जीरो बिटवीन द न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियस के बीच में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो ऐसा समझा जाता है कि उसमें जनरली कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते ही नहीं है, नियरली कैसा रहता है? जीरो, ठीक है। और अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स बच गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, पूरे इलेक्ट्रॉन्स भर गए, बाकी और इलेक्ट्रॉन्स बच रहे उनको किस में डाल दिया? एंटी बॉन्डिंग में। तो जो भी एटम्स है, बॉन्ड जो बन रहे हैं उनके बीच का बॉन्ड कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। जबकि पहले इसमें कैसा बता रहा था? स्टेबल बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे कैसा बन रहा है? अनस्टेबल। समझ में आया? हाँ, अब देखो जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे देखा था ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, सेम टू सेम यहाँ पे वैसा ही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं? देखो कैसे बनते हैं। जैसे एच का देखो ऐसे बनाते हैं, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर लिखते हैं क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है कि सपोज हम H2 मॉलिक्यूल का क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना, एटम के तो एटॉमिक ऑर्बिटल ही होंगे। तो H2S का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1, है ना, यानी पहला S, ठीक है, 1s, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? एक। यहाँ पे भी H है, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, दो H जुड़ रहे हैं ना एक दूसरे से, यहाँ पे भी कितना होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये क्या होंगे? जुड़ेंगे और दो प्रकार के क्या बनाएंगे? ऑर्बिटल। कितने प्रकार के? दो। ये इधर एक ऑर्बिटल बनेगा और एक कहाँ बनेगा? ठीक है, क्योंकि दो ऑर्बिटल जुड़ रहे तो बनेंगे भी कितने? दो। कितने बनेंगे? ठीक है। यहाँ पे जो बनेगा नीचे में एस जुड़ रहे तो बनेगा एस ही, क्या बनेगा? अगर दोनों जो ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं उनका एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एडिशन। तो कैसे बनाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग। और उसको किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। किससे दिखाते हैं? और अगर दो ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं और दोनों का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ठीक है, वो सप्रेक्शन हो रहा है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कैसा बॉन्ड बनाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। कैसा बनाएंगे? उसको दिखाते सिग्मा स्टार से। किससे दिखाते हैं? जो कि S है लेकिन एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार S लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिग्मा स्टार S। अब दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक में एक है और एक में एक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बने? सिग्मा स्टार S और सिग्मा S। बॉन्डिंग वाला ये है, एंटी बॉन्डिंग ये। अब दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स तुमको बोला गया था कि जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग रहे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में डालना है? बॉन्डिंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन बचे तो किस में डालना है? एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे कुछ बचे क्या? यहाँ पे डालेंगे क्या? ठीक है, यानी अगर H2 मॉलिक्यूल का अगर तुमको क्या पूछा जाए? कॉन्फ़िगरेशन H का पूछ रहा है क्या? किसका पूछ रहा है? H2। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? सिग्मा S2 और सिग्मा स्टार S0। समझ में? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कुछ है क्या? सिर्फ और सिर्फ किस में है? बॉन्डिंग। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। किसके ऑर्बिटल है? मॉलिक्यूल के। और मॉलिक्यूल कौन सा है? H2। ठीक है, एटॉमिक का कुछ लेना देना है क्या उससे? एटॉम तो जुड़ रहे हैं, उसके बाद क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल। समझ में? तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताएगा? मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी तुम ऐसा करके लिख सकते हो। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे और ये एज समझाने के लिए तुमको बताया था कि कैसे बनने वाले हैं। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो क्या बोल रहा है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। दोनों की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? सेम। जैसे देखो यहाँ पे 1s और 1s जो कंबाइन हो रहे थे, दोनों की एनर्जी नियरली कैसी थी? सेम। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया, देखो 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइन विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर। एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s से ही कंबाइन होगा, 2s से होगा क्या? ठीक है। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री। दोनों की सिमेट्री कैसी होनी चाहिए? सेम। यानी वो जो एक्सिस होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए? सेम। ठीक है।
along the molecular and internucleus bond axis. ठीक है. Atomic orbital have same energy but their symmetry is not same. They cannot combine. अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी कैसी है सेम, लेकिन उनकी सिमेट्री सेम है क्या? नहीं, तो वो कंबाइन होंगे क्या? जैसे px और py है, ये दोनों एक एटम का px और एक एटम का क्या है py. ठीक है, दोनों की एनर्जी तो सेम होती है लेकिन सिमेट्री सेम होंगी क्या? ओरिएंटेशन सेम होगा क्या? तो दोनों कंबाइन होंगे क्या? नहीं. समझ में आया? देखो यहाँ पे दिया भी है. फॉर एग्जाम्पल 2pz ऑर्बिटल ऑफ एटम कैन कंबाइन विथ 2pz ऑर्बिटल. ठीक है, 2pz एक एटम का ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ सकता है? दूसरे एटम के 2pz से. 2s से भी जुड़ सकता है, तुमको उस दिन बताया था, क्योंकि x y z तीनों एक्सिस होती है. ठीक है, लेकिन 2px और 2py ऑर्बिटल जोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों का ओरिएंटेशन कैसा हो गया? अलग. ये x एक्सिस के थ्रू हो गया और ये y एक्सिस के. दोनों कंबाइन होंगे क्या? नहीं. समझ में आया? समझ में आया सबको? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन हुए जो ऑर्बिटल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? ओवरलैप होना चाहिए. समझ में आया? समझ में आया सबको? अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टाइप देखेंगे. अभी जो तुमको बताया था ना, सिग्मा और पाई. सिग्मा यानी क्या और पाई यानी क्या? यहीं तक रहने दीजिए, क्या आगे पढ़ने का मन है? बोर नहीं हुए तो मैं चालू करती हूँ. ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राउ, हाँ, तो ये जो पढ़ा है वैसा ही है सिग्मा और पाई वाला. इसके पहले जो पढ़ा था ना सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, सेम टू सेम ये भी वैसा ही है. ठीक है, बस वहाँ पे ऐसा था एक ही एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे थे, है ना. हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हो रहा था क्या? एक ही एटम के दो ऑर्बिटल्स क्या हो रहे थे? ओवरलैप. ठीक है, हो रहे थे कि नहीं? तो sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन बन रहा था, सिग्मा sp सिग्मा जो भी है. ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या होगा, दो एटम्स. ठीक है, दो एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है अगर एक दूसरे से एक्सियली ओवरलैप हो रहे हैं, एक्सियल यानी एक्सिस के थ्रू ओवरलैप हो रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्या बोलेंगे? सिग्मा मॉलिक्यूलर. देखो, व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई दे फॉर्म सिग्मा. एकदम वैसा ही डेफिनेशन है. ठीक है, दे आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अलोंग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस. उनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए. दो न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सिस है वो कैसी होनी चाहिए? सेम. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1s ऑर्बिटल. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज दो 1s ऑर्बिटल है कंबाइन हुए हैं, एक H है और दूसरा भी क्या है? ये जो न्यूक्लियस से जो एक्सिस जा रही है, ठीक है, तो एक्स हो सकती है, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सिस है वो कैसी है? सेम. ठीक है, तो इनके अंदर क्या बनेगा? सिग्मा मॉलिक्यूलर. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हम कह सकते हैं, या फिर उस ऑर्बिटल को हम क्या कह सकते हैं? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये दोनों के जो ऑर्बिटल जब ओवरलैप होंगे तो जो ऑर्बिटल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. समझ में? हाँ, और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कितने? बनेंगे दो. एक बनेगा बॉन्डिंग और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग. समझ में? आगे है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, जब दो एटम के जो ऑर्बिटल है वो लेटरली ओवरलैप होंगे. कैसे ओवरलैप होंगे? लेटरली. तो क्या बनाएंगे? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. समझ में? ठीक है, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप लेटरली, दो एटम के ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होंगे? लेटरली. दे फॉर्म पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? दिस हैव इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लाइंग इन नोडल प्लेन. नोडल प्लेन तुमको बताया था, ऐसे यहाँ पे जो प्लेन था उसको क्या कह रहे थे हम लोग? नोडल प्लेन. ठीक है, यहाँ से एक पास हो रहा था इधर के तरफ भी. जब तुमको SPDF बताया था तब बताया था नोडल प्लेन यानी क्या होता है. इमेजेस भी थी वहाँ पे. ठीक है नहीं? ठीक है, तो इनकी जो दो न्यूक्लियस के बीच की जो एक्सिस है वो नोडल प्लेन के बीच में से जानी चाहिए, ऐसा बोल रहा है. ठीक है, बोल रहा है कि अगर दो एटम, इफ जेड एक्सिस इज टेकन एज बॉन्डिंग एक्सिस. ठीक है, सपोज दो एटम है,
ये लंबा चौड़ा है ये थोड़ा, इसलिए मैं तुमको पूछ रही हूँ आज पढ़ाऊँ क्या, कि इसको तुमको कुछ मेरे को और नई चीज़ बतानी थी, ऐड करनी। कल पढ़ाऊँ?